नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस बार लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली इससे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ PYQ में 3 तरीके के आपको मॉलिक्यूलर मार्कर्स पढ़ने हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब लिमिटेड टाइप के, अनलिमिटेड टाइप के। तो उसमें से हमें 3 पढ़ना है आपके सिलेबस में, दैट इज़ RAPD, RFLP, SNPs। इन तीनों से ही शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 2 आपको करना था। तो डिफरेंट पूछ सकता है, दैट मीन्स तीनों से पूछ सकता है और पढ़ना आपको तीनों है। और अगर बात की जाए तो यही तीनों आपके सिलेबस में है, दैट्स वाई आपको इतना ही पढ़ना है, नहीं तो ये कई सारे टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर्स की, मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको डेली वीडियोस की अपडेट चाहिए या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या इंस्टाग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं। हिंदी आपके जो नोट्स है वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में है, तो मैं समझाऊंगी आपको इंग्लिश वाले पार्ट से। हिंदी वाला पार्ट आपका रिटन है, हिंदी वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं। दोनों मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई हमने इस तरीके का सोचा है कि हिंदी इंग्लिश में दोनों रहे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मार्कर। तो मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, ये पहली बात मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आप DNA RNA टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं कई सारी, जैसे अभी पढ़ेंगे आप RT-PCR के बारे में, PCR पढ़ेंगे, DNA सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में भी आप इसका यूज पढ़ेंगे। अभी आप PCR का नाम सुनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का नाम सुनेंगे, जो कि सारी चीज़ें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं। टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ DNA इन अ पूल ऑफ अननोन DNA, ठीक है। हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए ये कोई है चीज़ है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप कई सारे DNA मॉलिक्यूल जो कि डबल हेलिक्स होते हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें से किसी एक DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि आप अगर DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, तो क्या करते हैं आप एक ऐसे क्या होता है इस तरीके से, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये आपका कोई, आप मान लीजिए आप ब्लड का सैंपल लेते हैं, ब्लड के सैंपल से आपने DNA निकाला, तो ये रहा आपका डबल स्टैंडर्ड DNA। अब आप क्या करते हैं, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके एक कोई पीस इसका, जो जिस जीन का कई सारी कोडिंग उस पर होती है, इस पर A T G C ऐसे कोडिंग होती है। इस कोडिंग से आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक DNA को, छोटे से DNA को कट करेंगे जिसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है। मान लिया आपको ATGC वाला चाहिए, इसमें CG ऐसे करके बहुत लंबा है, लेकिन आपको ATGC वाला चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आप ये छोटा वाला DNA कट करते हैं। तो इस वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं, अननोन DNA, पूल ऑफ DNA, मतलब बहुत सारे DNA हैं, पूल ऑफ DNA है। जैसे आपका स्विमिंग पूल होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसमें से एक कप पानी निकालना, इसको कहते हैं पूल ऑफ DNA में से अननोन DNA, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, उसमें से पर्टिकुलर DNA के सीक्वेंस को लेना कहलाता है मॉलिक्यूलर मार्कर। इनको जेनेटिक मार्कर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर इज आल्सो नोन एज जेनेटिक मार्कर। ये फ्रेगमेंट ऑफ DNA होते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन लोकेशन विद इन द जीनोम। ये अगर आपका DNA है तो किसी एक लोकेशन पे इस तरीके से ये पाए जाएंगे, सर्टेन लोकेशन पे पाए जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर DNA कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मॉलिक्यूलर DNA कई टाइप के होते हैं, कई बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। चलिए जो मैं आपको यहाँ चार्ट में दिखाऊंगी, तो मॉलिक्यूलर DNA मार्कर्स कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी आपको प्रोसेस समझाया कि कोई प्लांट लिया, प्लांट में आपने DNA का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसके लिए कई सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं।
स्पूलिंग मेथड होती है, डीएनए को हम लेते हैं इस तरीके से, कोई मान लीजिए इसका पत्ता ले लेंगे, पत्ते को हम क्रश करेंगे इस तरीके से, क्रश करके हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज होगा, वहाँ से डीएनए ऊपर की तरफ आ जाएगा और डीएनए को हम लोग निकाल लेंगे, एक चम्मच तरीके का, स्पून के तरीके का होता है और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो डीएनए एक्सट्रैक्शन सिर्फ लिख दिया है उसमें इतना प्रोसेस होता है, स्पूलिंग के थ्रू हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमको टोटल डीएनए मिल जाता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर लेते हैं ताकि हमको वो वाला पीस मिल जाए जिसकी हमें ज़रूरत है। जब वो पीस मिल जाता है तो अब ये फ्रेगमेंटेशन कई सारा कर लिए, तो अब हमको डीएनए क्या होगा, डीएनए ऐसे आपको दिख नहीं रहा, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, एक टेस्ट ट्यूब होगा, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। अब टेस्ट ट्यूब में आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, इसके कई सारे फ्रेगमेंट टूट गए। अब इन फ्रेगमेंट को आप क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, इन फ्रेगमेंट को मैं थोड़ा सा और दिखा दूँ, अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, इसमें से डिजायर्ड आपको चाहिए तो ये इसके बेसिस पे आप करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपने इसको पढ़ रखा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे क्या करेंगे, आप इसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद इसको यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, मूव करता है। जो छोटा डीएनए होगा नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बड़ा डीएनए ऊपर रहता है। अलग कर लेंगे, डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। यहाँ जो ये टेक्निक है ना, पीसीआर हो सकती है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे अभी अलग भी करेंगे, जो आपको अभी समझ में आएगा। हम लोग जो डीएनए पढ़ेंगे, हम तीनों तरीके के मार्कर पढ़ेंगे, वो इसी के बेसिस पे पढ़ेंगे कि वो हाइब्रिडाइजेशन टाइप का है, पीसीआर बेस्ड है, सीक्वेंस बेस्ड है, किस तरीके का है, हम इस तरीके से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए के ट्रांसफर के बाद फिर क्या होता है, प्रोब हम ऐड करते हैं। प्रोब का मतलब होता है, ये डीएनए है, यहाँ पे इस तरीके की लेबलिंग ऐड करेंगे, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ऐसे रेड रेड ऐसे अटैच। ठीक है, इस तरीके की लेबलिंग हम कर देंगे। इसको हम कहते हैं प्रोब बाइंडिंग स्पेसिफिक डीएनए से, जिस डीएनए से जरूरत होगी उसी से जाके ये बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद इसको वॉश कर लेंगे। मेम्ब्रेन डीएनए क्या होंगे, कोवेलेंटली बाउंड प्रोब का मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो ऐसे हैं जो कि क्या है, इस तरीके से इनमें बाउंड है। ठीक है, हमको पता चल गया कि हमको यही डीएनए चाहिए, मिल गया। एक्सरे फिल्म का एक्सपोजर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हम कलरेंट टाइप का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव डीएनए रहता है तो उसमें चमक होती है, तो जब एक्सरे होता है तो वो चमक उसमें आ जाती है, जैसे डॉट डॉट टाइप की आपने एक्सरे देखा होगा, जो अच्छी मशीनें करती है उसमें से डॉट डॉट तरीके का दिखता है। आपने सिटी स्कैन देखा होगा तो उसमें ये दिखता है। तो एक्सरे फिल्म का यूज़ करके हम इसको देख लेंगे, डेवलपिंग, उसके बाद फिक्स करेंगे और एक्सरे फिल्म से बैंड पैटर्न बनता है। इस तरीके से बैंड पैटर्न बना के हम इसको देख लेंगे कि क्या है, किस तरीके का डीएनए है, हमको हमारा डीएनए मिल जाता है। ठीक, अब ये जो डीएनए है, यहाँ मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन करके हमको पता चल गया, हाइब्रिडाइज कर लिया हमने इसको। ठीक है, जो डीएनए होते हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से दिखने में कैसे हैं, मॉलिकुलर लेवल पे और बायोकेमिकल लेवल पे। ठीक है, लेकिन हमें जो मार्कर्स पढ़ने हैं वो मॉलिकुलर लेवल वाले पढ़ने हैं। तो ये 3 तरीके के बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, पहला हो सकता है आपका हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्रोसेस करेंगे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे प्रोसेस करेंगे और उसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं RFLP। RFLP का फुल फॉर्म भी अभी मैं आपको बताऊंगी, नाम से भी पता चलेगा। RFLP हम पढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका PCR बेस्ड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आपको पढ़ना भी है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करें तो उसमें आपका देखिए कई सारा आ रहा है, लेकिन आपको जो पढ़ना है दैट इज RAPD। ठीक है, RAPD हमें पढ़ना है और इसमें RFLP पढ़ना है। ठीक है, RFLP। और यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस थर्ड है आपका सीक्वेंस बेस्ड, इसमें भी कई सारे हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है दैट इज SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स। ठीक, तो हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अब आपको समझ में आ गया डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे होता है, कैसे मॉलिकुलर मार्कर वर्क करते हैं, अब देखेंगे। टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर ये कई टाइप के होते हैं, इनकी पर्टिकुलर लिमिटेशन स्ट्रेंथ होती है, अभी आप आगे देखेंगे भी जब हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। RAPD की बात करें तो इसको हम रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए कहते हैं। ठीक है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए RAPD, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, PCR का यूज करते हैं। सेकंड है आपका RFLP, जिसको कि हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन, अब डीएनए में क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एक एंजाइम है। यहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो इनके जो आपके
वो होंगे फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होंगे। और पॉलीमार्फिक मतलब कई टाइप के पाए जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म को मतलब बहुत बहुरूपता कह सकते हैं आप हिंदी में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चेहरे हों किसी के। SNPs की बात करें तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं सीक्वेंस बेस्ड का किसी सीक्वेंस का यूज़ करेंगे, जैसे ATGC इस तरीके के सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे आपके इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, हाइब्रिडाइजेशन बेस का यूज़ करेंगे। तो होपफुली तीनों आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे किसी भी आपको एक चीज़ को जेनेटिक मार्कर, अच्छा जेनेटिक मार्कर होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके दिमाग में आता होगा चीज़ें कि क्या है, क्यों जेनेटिक मार्कर की ज़रूरत है, क्या चीज़ें उसको जेनेटिक मार्कर बनाती हैं। तो इसको समझने के लिए ये चीज़ मैंने लिखी है कि इट मस्ट बी पॉलीमॉर्फिक, मतलब पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, कई उसके फॉर्म होने चाहिए। डाइवर्सिटी मस्ट सो दैट डाइवर्सिटी मस्ट बी मेजर। अगर ये पॉलीमॉर्फिक होगा तो आप सबको पता है कि डाइवर्सिटी कितना ज़्यादा है, हर जगह DNA में डाइवर्सिटी है, हमारे इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी का मतलब बहुत ज़्यादा विविधता का पाया जाना। आप देखेंगे कि हमारे यूनिवर्स तो छोड़ दीजिए, हमारे अर्थ या हमारे एटमॉस्फियर में ही जहाँ आप रहते हैं, आप लोकल वहाँ पे देख लीजिए, ह्यूमन के बाद कितने सारे क्रिएचर्स रहते हैं। डॉग, काऊ, आपको बुफेलो दिख जाएगा, आपको आंट दिख जाएगी, आपको लिजर्ड दिख जाएगी, आपके अगल बगल में पॉन्ड है तो वहाँ पे दिख जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उस डाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए इनको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में पाया जाना जरूरी है। ठीक है। इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम। जीनोम में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ताकि अगर फ्रेगमेंट को हम कट करें तो ये हमको मिल जाए। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बराबर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये इजीली डिटेक्ट हो जाए, फास्टली डिटेक्ट हो जाए। इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश द होमोजाइगोट्स एंड हेट्रोजाइगोट्स। होमोजाइगोट्स का मतलब होता है सेम जीन को, और हेट्रो मतलब डिफरेंट जीन को। ये क्या करना चाहिए, डिस्टिंग्विश, उसको अलग करना इसको आना चाहिए। ये कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक जेनेटिक एक डीएनए की पीस को, डीएनए के सीक्वेंस को जेनेटिक मार्कर बनाती हैं। जिसमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए, दैट इज RAPD। और RAPD आपका किस पे वर्क करता है, तो अब मैंने बताया, तो ये किस पे वर्क करता है, PCR। RAPD में आपको PC दिख रहा होगा, तो ये लास्ट के PC से आप याद, RAPD में आपको यहाँ पे P दिख रहा है, PCR यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, PCR, D के पहले C आता है तो PC, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ठीक, जहाँ तक है कि ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज मत किया करिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको ट्रिक बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते, फिर उस ट्रिक के लिए आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई जिन चीज़ों पे ज़रूरत है वहीं पे ट्रिक आप याद करिए। अब अगर मैं RAPD की बात करूं तो कुछ इस तरीके का चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, DNA एक्सट्रैक्शन करेंगे हम, ठीक है, फिर PCR से एम्प्लीफिकेशन, हाइड्रोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टैटिक एनालिसिस, इस तरीके से हमको DNA मिल जाएगा। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। इसको डेवलप किसने किया था, RAPD मॉलिक्यूलर मार्कर को किसने डेवलप किया था। डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे वेल्स मैकलीलैंड, ठीक है, और किसके साथ, विलियम के साथ मिलकर 1990 में इन्होंने इसको डेवलप किया था। और इन्होंने इसको प्रोनाउंस किया था रैपिड, मतलब फास्ट कोई काम करने वाला। ठीक है, और ये PCR SA पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, PCR जनरल प्रोसेस, तो मैंने आपको बताया। ये किस पे बेस्ड है, जहां हम हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया, वहां पे ये क्या करेगा, PCR काम करेगा। ठीक है, इट डज नॉट नीड रिक्वायर एनी प्रायर सीक्वेंसिंग ऑफ DNA। इसमें किसी DNA की सीक्वेंसिंग की प्रायर सीक्वेंसिंग नहीं करनी होती, क्योंकि आप जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ेंगे PCR, तो आप देखेंगे वो 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। एनीलिंग होता है, सबसे पहले डीनेचुरेशन करते हैं हम DNA का, ठीक, फिर एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्राइमर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको प्राइमर की जरूरत पड़ती है, तो वो प्राइमर PCR का काम कर देते, PCR में आ जाता है, तो इसी वजह से जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसका रीनेचुरेशन करते हैं, फाइनली हमको 300 मिलियन कॉपीज मिल जाती हैं DNA की। ये क्या काम कौन करता है, PCR काम करता है। और यहाँ पे PCR ही वर्क कर रहा है, तो प्रायर कोई पहले से किसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके सीक्वेंस क्या होते हैं, शॉर्ट आर्बिट्री प्राइमर, छोटे कक्ष वाले प्राइमर क्या होते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें कि 18 से 12, 8 से लेकर 12 बेस पेयर होने चाहिए। बेस पेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का जो पेयरिंग होती है, वो बेस पेयरिंग 8 से 12 की ही होनी चाहिए। अगर इतने हैं तो इसमें से 8 to 12 की ही बेस पेयरिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक,
रैंडमली क्या होते हैं, एम्पलीफाई द रीजन ऑफ डीएनए। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है कई तरीके की कॉपी बनाना, ठीक है, बनाते हैं। द प्राइमर सर्व एज अ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर। ये जो प्राइमर होते हैं ये इस तरीके से आगे फॉरवर्ड और इस तरीके से पीछे रिवर्स डायरेक्शन में दोनों के प्राइमर की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। रिएक्शन जो प्रोसीड होता है व्हेन अ सिंगल प्राइमर एनील्स टू द जीनोमिक डीएनए। एनीलिंग का मतलब होता है ये आपका डीएनए है, इससे आके प्राइमर का इस तरीके से अटैच होना, ठीक है, एनीलिंग। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। क्या करते हैं, एनील करते हैं जीनोमिक डीएनए से दो डिस्टिंक्ट साइड पे, जिनको कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसको क्या कहा जाएगा, डीएनए का, ये आपका डीएनए है, इसका क्या कहा जाएगा, सी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहा जाएगा। जो एम्प्लीफिकेशन होता है सेगमेंट डीएनए का, डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की प्राइमर सीक्वेंस के साथ, ठीक है। फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम RAPD, जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे आप इससे वो 0.2 से 5 KB तक, ठीक है, किलो KB तक होते हैं। ये इनको एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको स्टेन करेंगे, मतलब कलरिंग करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के साथ, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उससे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जो कि एक सीवीड से प्राप्त होता है, मिलता है। अगर कोई म्यूटेशन आया आपके प्राइमर बाइंडिंग रीजन में तो इनमें नो एनी PCR प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस। अगर कोई म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए ये पूरा प्रोसेस हो गया और यहाँ पे कोई म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जैसे यहाँ पे A के साथ T को बाइंड होना था और आके G बाइंड हो गया, अगर इस तरीके का म्यूटेशन हो गया तो PCR क्या होगा, रुक जाएगा। जो आपको एक कॉपी की कई सारी कॉपीज मिलने वाली थी डीएनए की वो नहीं मिलेंगी, वो सब बंद हो जाएंगी। यील्डिंग ए डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट ऑन द जेल, और एक डिस्टिंक्ट पैटर्न, अलग पैटर्न आपको दिखने लगेगा, ठीक। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। अगर आप इसको देखना चाहें RAPD टेक्निक्स को, तो मैंने डायग्राम इसलिए यूज़ किया है कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। हम क्या किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड मैंने ऊपर आपको बताया। फिर हमने PCR के साथ इसको एम्पलीफाई किया, ठीक है। PCR के साथ एम्पलीफाई करने का मतलब अगर ये 2-4 डीएनए थे इस तरीके से तो हमने इसकी 1000 कॉपी बना ली, ठीक है, 1000 जितनी भी हमें नीडेड थी उस तरीके से कॉपी हमने प्रोड्यूस कर ली। अब हमने एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेसिक मतलब होता है कि हम छोटे डीएनए को जो हमें यूजफुल है उसको हम क्या कर ले लें। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है फाइलोजेनी क्रिएट करना, या कुछ भी जो इस चीज़ की आपको जरूरत थी। 2 स्पीसीज थी, इसमें आपको स्पीसीज A स्पीसीज B क्या हो गया, अलग अलग मिल गया, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स मिल गए। देखिए ये क्या है, ये A वाला मिल गया, और ये आपका मान लीजिए कोई सीक्वेंस था उससे हम मैच कर रहे हैं, ये A वाला है, ये B वाला है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैच कर लेंगे इसको, और आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मार्कर का रीजन मिल जाएगा। एप्लीकेशन क्या होता है, डिस्टिंक्ट करता पैटर्न ऑफ एम्पलीफिकेशन इज सीन इन डिफरेंट सैंपल। एम्पलीफाई, जब आपने डिफरेंट पैटर्न देखा एम्पलीफिकेशन, डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट चीज़ें, उनको पैटर्न को ये डिटेक्ट करता है। दिस इज़ वाई RAPD कैन बी यूज्ड स्टडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म, मान लीजिए कोई चीज़ है उसके 100 टाइप आपको दिख रहे हैं, एक ही चीज़ है उसके 100 आप चेहरे देख रहे हैं एक तरीके से, उनको डिटेक्ट करने में कि इसमें से मेरे लिए यूज़फुल कौन है, वो ये काम करता है। RAPD का और एप्लीकेशन है मैपिंग, जीनोम मैपिंग में, लिंकेज के एनालिसिस में। लिंकेज आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, लिंकेज जो आपके सेल में होता है, जब आप माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिंकेज होता है। और लिंकेज का प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, आपने जब आप पढ़ते हैं मेंडल के लॉ के बाद हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है, तो उस वाले प्रोसेस को भी ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। इंडिविजुअल स्पेसिफिक जीनोटाइप को, किसी सिंगल पर्सन के जीनोटाइप को भी ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। डीमेरिट क्या है, फिर और सारे जैसे कि RFLP की, SNP की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका डीमेरिट क्या है, ये पुअर रिप्रोडक्टिबिलिटी है। मतलब इसका जो कहते हैं कि पैदावार कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिबिलिटी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ईल्ड्स फेंट प्रोडक्ट, जो मतलब इनमें प्रोडक्ट होते हैं उनके कलर क्या होते हैं, थोड़े डल हो जाते हैं। बैंड की स्कोरिंग की जाती है जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसमें प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स वाई ये थोड़ा इसका डीमेरिट है। अब हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं दैट इज RFLP। RFLP क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे जो टेक्निक की यूज़ की जाती है वो हम ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ब्लॉटिंग टेक्निक आपको याद है, 3 तरीके की मैंने ब्लॉटिंग आपको बता रखी है। सॉदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग
सॉदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग मैंने आपको बता रखी है, वेस्टर्न, ठीक है। 3 तरीके की ब्लॉटिंग मैंने बता रखी है। यहाँ पे ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ होता है। नाम से पता चल रहा होगा, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, डायग्राम इसका भी मैंने लिया है। सेम प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ पे क्या है, जहाँ पे पीसीआर यूज़ हो रहा था उसमें पहले यहाँ पे ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ हो रही है, ठीक। प्रोसेस सबका सेम चल रहा है, वहाँ पे पीसीआर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही है। ब्लॉटिंग टेक्निक्स आपको सबको पता है किस तरीके से उसमें नाइट्रोसेलुलोज, पेपर, जेल सबका यूज़ करके हम डीएनए के फ्रेगमेंट को निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो फर्स्ट मेथड है यूज फॉर एनालिसिस ऑफ डीएनए इन वेरियस फील्ड सच एज फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में इसका सबसे पहले ज़्यादा यूज़ किया गया था। फॉरेंसिक साइंस में मतलब पैटर्निटी, आपके मदर फादर कौन है, या किसी क्रिमिनल का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक में इसका यूज किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड टेक्निक है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है यहाँ पे, मतलब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड टेक्निक है, ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। इन्वेंट किसने किया था, एलेक जेफरी। एलेक जेफरी आपको याद होगा किसके डिस्कवरर और हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जेनेटिक डिसीज के रिसर्च में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। आरएफएलपी क्या होता है, यूज करता है पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, जैसा कि नाम ही है इसका, रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये किस जो एंडोन्यूक्लियस यूज करेगा, एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। आप सबको मैंने डीएनए टेक्नोलॉजी जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि ये क्या होते हैं, सीजर होते हैं, मॉलिक्यूलर कट करने का काम करते हैं डीएनए, और एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर के डीएनए। अगर एक्सो होता तो बाहर के दोनों तरफ को, अंदर के कट करने के लिए हम एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन जो है एंडोन्यूक्लियस, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या जिस कैंची का यूज आप कह सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइप का हो। जैसे कोई आपके क्या होते हैं, जो हेयर सैलून में आप जाते हैं तो हेयर कटर जो होते हैं वो अपनी एक स्पेशल कैंची रखते हैं जिससे आपको फाइनल टच देते हैं, जो भी उनका एक अपना वो होता है, कॉल होता है। तो उस तरीके से ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं ताकि जो है वो स्पेसिफिक साइट पे कट कर सके और एक वेरियस लेंथ का जो आपको है डीएनए मिल सके। फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस डीएनए का आपको यूज़ करना है, मान लीजिए अगर इसी वाले रीजन को आप कट करना है तो ये कई तरीके के होते हैं। इको, R1, हिंद फर्स्ट, हिंद सेकेंड, जो एंडोन्यूक्लियस फ्रेगमेंट एंडोन्यूक्लियस होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। उनमें से मान लीजिए ये किसी पर्टिकुलर टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक, ताकि जो इनको इतना जीरो ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, फ्रेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, वो मिल सके, ठीक है। The length of distinct fragment is determined by using blotting, ठीक है, ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। now replaced with sequencing, sequencing करते हैं। RFLP मार्कर लार्जली लोकस स्पेसिफिक होते हैं, डार्क कोडोमिनेंट इन नेचर, साथ में चलने वाले हैं ड्यू टू नेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड, ठीक। तो ये इनका फंक्शन हो गया, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके हम क्या करते हैं, नॉर्मल ये बीटा ग्लोबुलिन की सेल ली गई है, ये सिकल सेल एनीमिया की, हेटेरोजाइगोट की, इनको तीनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर ले रहे हैं। अलग करने के बाद हम ब्लॉटिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं प्रोब का यूज करके, ठीक है। रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब्ड बीटा ग्लोबिन इज एडेड आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपको अलग अलग मिल गया, ये फ्रेगमेंट फ्रॉम सिकल सेल, ये बीटा ग्लोबुलिन वाला मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, इस फिल्म पे अलग कर लेंगे। इस तरीके से इसका प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशन की बात कर ले, फर्स्ट टेक्निक है जो फिंगर प्रिंटिंग या प्रोफाइलिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए इनहेरिटेड डिजीज, जो हमारे मदर फादर में कोई डिजीज हमसे आई है उसमें से। जेनेटिक मैपिंग में, हेटेरोजाइगस डिटेक्शन में। डीमेरिट क्या है, रिक्वायर्स इसके लिए बहुत लार्जर डीएनए सैंपल की जरूरत होती है। लैबोरियस होता है, मतलब लैब में ही परफॉर्म किया जाता है। टीडियस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा थकाऊ वाला प्रोसेस है। सेंसिटिविटी है इसमें, मोर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। कंटामिनेशन हो जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, ठीक। तो ये हो गए कुछ इसकी मेरिट और एप्लीकेशन और डीमेरिट, ठीक। ये क्यों मैं पढ़ा रही हूँ, आपसे ये पूछ सकता है। सिंगल कोई चीज़ आप पढ़िए तो उसका आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है कि लगता है अच्छा इसका यूज़ यहाँ है। कभी आपके साथ वो प्रोसेस होगा, अभी कभी आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा RAPD के बारे में, RFLP के बारे में मैंने ये पढ़ा था। अगर मैं इस मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो क्या इसका यूज़ है, डीमेरिट क्या है, क्यों इसका लिमिटेशन है, ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड का यूज़, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कोई DNA मॉलिक्यूल लिया गया है,
कोडिंग रीजन है, तो यहाँ पे इसको आपको AT वाले रीजन को दिखाया गया है, ये प्रोटीन हो गया। एक अल्टर्ड प्रोटीन है, यहाँ पे उसी AT की जगह पे वेरिएंट जीनोटाइप है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन को अल्टर कर दिया गया है, AT की जगह पे CG कर दिया गया। सेम प्रोसेस आपको वही दिखाया गया, AT की जगह CG और DNA में आपको दिखाया गया, ठीक है, अल्टर किया गया है। तो क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को अल्टर किया जाएगा, कोई भी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल में से, बेसिकली DNA में चल रहा है तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन में से एक को अल्टर कर दिया जाएगा। SNPs को इन्वेंट किसने किया था? लैंडर ने इसको इन्वेंट किया था 1996 में। ये फॉर्म्ड किया जाता है व्हेन एनी अल्ट्रेशन म्यूटेशन अकर इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में कोई अल्ट्रेशन म्यूटेशन हो जाए, जो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा वो सिंगल जीन का ही अल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आप सबने पढ़ा होगा। ब्लड का एक डिजीज है जिसमें ब्लड इस बाइकॉनकेव वाले सरफेस से ऐसे सिकल जो हंसिया होता है, आप सबने देखा होगा, जिसमें पुराने घरों में पहले सब्जियां काटी जाती थी चक्कू से, पहले उसको यूज़ किया जाता था। नाइफ आजकल जो आप यूज़ करते हैं, उससे पहले हम घरों में क्या करते थे? सिकल का यूज़ करते थे। इसको हंसिया हिंदी में कहा जाता है, उसका यूज़ करते थे। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम होंगे उसके, तो उसके शेप का हो जाता है। और ये शेप होने की वजह से ऑक्सीजन इससे बाइंड नहीं कर पाता। आप सबको पता है कि ब्लड ही हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जब वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड कोई भी हो सकता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है। The point mutation as a such substitution, insertion और deletion in single nucleotide it represent SNP। point mutation के बारे में आप सबने सुना होगा, ट्रांजिशनल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, कई तरीके का म्यूटेशन होता है। उसमें जो सबस्टिट्यूशन में इंसर्शनल और डिलीशन टाइप का होता है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का म्यूटेशन होता है, और यही आपका देखा जाता है SNP में, ठीक है। SNP जो है हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। अभी तक क्या था, पूरा सीक्वेंस हम यूज़ कर रहे थे आपके उसमें, जो आपका मैंने RAPD बताया तो उसमें थोड़ा 8 से 12 सीक्वेंस का था, और फिर RFLP में हमने पढ़ा कि वो स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस का यूज़ कर रहा था, उसमें भी इस तरीके का सीक्वेंस था। लेकिन यहाँ पे GCAT सिंगल न्यूक्लियोटाइड का यूज़ होगा, हाइब्रिडाइजेशन मेथड यूज़ होती है। DNA फ्रेगमेंट विथ SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन चिप्स का DNA प्रोब एरे जिसको कहते हैं उसका यूज़ करते हैं, SNP एलील का यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्टिंग में, इस तरीके से, ठीक। अब बात करें तो एप्लीकेशन क्या है, ये वाइडली यूज्ड बायोमेडिकल रिसर्च में फॉर कंपेयरिंग द केस एंड कंट्रोल ग्रुप ऑफ डिजीज। मान लीजिए कोई केस है, ठीक है, जिसमें AT जो है अल्टर हो गया है, ठीक, और कोई है नॉर्मल वाला, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, इनकी केस स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज स्टडिंग इन फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स आप जब पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आपको पता होगा फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्ट्री बनाना, कि ये आप किसके बच्चे हैं, ये किसके बच्चे हैं, इस तरीके से फाइलोजेनी क्रिएट करना किसी एनिमल की। या आप कॉर्डेट वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी फाइलोजेनी आप क्रिएट करते हैं कि लाइक पहले सबसे पहले नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा आया, फिर इस तरीके से आया, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। या आप ह्यूमन का बनाते हैं तो होमो इरेक्टस आया, फिर होमो हैबिलिस आया, फिर होमो सेपियंस आया। तो ये क्या है, फाइलोजेनी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, जेनेटिक वेरिएशन में हेल्प करते हैं। जीन में जो इतने सारे वेरिएशन पाए जाते हैं, सबका DNA फिंगरप्रिंट अलग होती है, सबका न्यूक्लिक एसिड अलग होता है। उसमें डिमेरिट क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज लो as compared to microsatellite and therefore large number of markers and complete genome sequencing is needed। देखिए क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के यूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ कुछ ही चीज़ें आ पाएंगी, ठीक, बाकी सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। इसके लिए लार्ज जीनोम सीक्वेंसिंग की यूज़ करती है। तो सबका डिमेरिट है और एप्लीकेशन भी है। फोकस हमें एप्लीकेशन पे करना है, क्योंकि हम तभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करेंगे जब पॉइंट म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा या इंसर्शनल म्यूटेशन देखने को मिलेगा। RAPD का यूज़ तभी आप करेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, RFLP की यूज़ तभी करेंगे तो उसकी ज़रूरत होगी। तो हमें मेरिट और डिमेरिट दोनों जाना है, यूज़ हमें मेरिट का ही करना है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मार्कर्स तीनों काम करते हैं। मैंने डिटेल आपको बता दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ें आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इसमें ख़त्म कर सकती हूँ। क्या ही करना है, मुझे फुल फॉर्म बता देना है और मैं ऐसे बता देती। मैं लिखवाती इसलिए हूँ क्योंकि कोई चीज़ अगर जब आप लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में रहेंगी, और अगर मैं आज समझा भी दूँ तो आपको ये कितने दिन तक याद रहेगा। आप सबको पता है कि हम लोग की मेमोरी कितनी तेज है, एक हफ्ते तक किसी चीज़ को ना दोहराइए वो भूल जाता है। दैट्स वाई हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को राइट करें ताकि वो हमें याद रहे, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी रहे। तो होपफुली लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।